वेलकम फॉर यू एस क्लासेस। यदि आप PPSSC पैट के एग्ज़ाम में जुटे हुए हैं और आपके पास अब ज़्यादा समय ना बचा होने के कारण अब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं और जितना हो सके आप रिवीजन करें। और कोई पॉइंट आपको यदि इम्पोर्टेंट लगे तो उस पॉइंट को आप नोट करके उसे याद कर लें। इससे पहले आपके लिए जो पैट का पेपर 2022 में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके लिए करवा चुके हैं। और ये जो पेपर है आपके लिए सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये जो कि आपके लिए इसी पेपर से 5 से 7 क्वेश्चन आपके जो एनालिसिस अर्थात जो एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा उसी से आपके लिए आपके पेपर में पैट के पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आपसे आपको ये भी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमसे। चलिए पहला प्रश्न है कि बी-रेवल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन EPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये बेसिकली किया गया था एस मनी कंपनी के द्वारा लागू किया गया था, जो कि उस समय में एक करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए ये प्रश्न आपके पैट के पेपर में बन गया था। इसी तरह से आपको यदि कोई भी यदि ज़्यादा चर्चा में दिखाई दे तो उसे आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? आपके सिलेबस में जो पैट का सिलेबस है उसमें पड़ोसी देश से संबंधित सिलेबस दे रखा है। तब आपका जवाब होगा ये आपके हो जाएंगे श्रीलंका और मालदीव। इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी ओमान की राजधानी, क्योंकि एक प्रश्न तो आपका राजधानी से भी बनेगा पैट के पेपर में, ये बात आप भी जानते हैं। तो ओमान की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? ओमान की राजधानी हो जाएगी मस्कट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मस्कट। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि इससे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। मनामा की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? बहरीन हो जाएगी। माले की मालदीव, मास्को की रूस, मस्कट की ओमान। इस तरह से आप जो ये 4 पॉइंट देख रहे हैं आप इसे नोट कर लें और अच्छे से आप याद कर लें, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इसी के आसपास पूछे जाएंगे। और ये जो पेपर आप कर रहे हैं 16/10/2022 सेकंड शिफ्ट को हुआ था, उसके ये प्रश्न आप देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ये बेसिकली शुरू की थी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने शुरू की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो आपको ये पता होगा, ये थे गणेश मावलकर। बी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे। इस तरह से स्पीड के साथ क्वेश्चनों को लगाएंगे और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस पूछा गया, तो यह मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1886 को इसकी शुरुआत हुई थी, तब से ये मनाया जाने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसी क्लास में आपके लिए जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, इसलिए तेजी के साथ प्रश्नों को ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का ऐसे कौन सा शहर है जिसे सफ़ेद शहर कहा जाता है? आपको पता होगा, उदयपुर के लिए कहते हैं। इसकी उदयपुर की स्थापना जो हुई थी 1559 में हुई थी और इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो कौन सी जो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है नहीं है? ये आपकी आइजोल हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको पता होगा बेसबॉल है। क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? क्योंकि एक प्रश्न आपके पैट के पेपर में हिंद पुस्तक से संबंधित देखने को मिलेगा, तो ये लिखी थी महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि
अगला प्रश्न है, आपको इसी क्लास से ईपी ट्रिपल एससी जो पेड का पेपर आपका 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में कंडक्ट होने जा रहा है, उसमें आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। डी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि संगोई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तब आपका जवाब होगा ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये जो प्रश्न है ये गद्यांश आ चुका है हिंदी का। आप चाहें तो इस गद्यांश को पास करके आप पढ़ के उसको उपरांत प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस गद्यांश में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसके द्वारा, तो देखते हैं इन प्रश्नों के लिए। गद्यांश आप देख रहे होंगे कितना लंबा गद्यांश पूछा गया। और आपको बताना चाहेंगे जो 2022 में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वह काफ़ी हार्ड लेवल का पेपर आया था। ये आपको पता होगा यदि आपने दिया होगा तब। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नेता क्यों नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त कौन सा उत्तर होगा? तो आप बताएं कौन सा होगा? लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। लोगों के शिक्षित हो जाने पर नेताओं के पास कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं बचेगा। अगला है कि शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। यही डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि सबसे उपयुक्त आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? आज़ादी से पूर्व के नेता सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे। आज़ादी से पूर्व के नेता अनपढ़ और निर्धन जनता से झूठे वादे करते थे। आज़ादी से पूर्व के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राजनीति में आते थे। तो अगला देखते हैं, डी वाला देखते हैं। डी वाला है कि आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, लेकिन आज के जेम भरने के लिए आते थे। जेम पहले के भी भरते थे लेकिन इस कदर जेम नहीं भरते थे। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं हिंदी के प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। अगला है कि ये नेता एन के एन प्रकार एयर साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। अर्थात जो भी इनके लिए नीति समझ में आती, तोड़ मड़ोड़ दाम दंड भेद जिससे भी हो सके वो अपना करके ये अपने स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तब आपका जवाब होगा जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करते हैं, जिससे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इनकी बातों में आकर्षित हो जाते हैं और वोट इन लोगों को दे देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? नेताओं के सिद्धांत से पिछली पार्टी के सिद्धांतों का मेल नहीं खाना, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना, देश की समस्या का हल खोजने के लिए नए नए प्रयास करना, नई पार्टी के विचारों से नेताओं के विचारों का मेल खाना। तो आपका सबसे सटीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। क्या होगा? स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये भी आपका गद्यांश आ चुका, क्योंकि आपके पेपर में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है कि
हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तब आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब आपका इसका सही जवाब होगा जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। तो इस तरह से सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और क्लास को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तब आप प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और सेशन को आप लोग साथी लोगों में अपने शेयर कर दें। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो ये बदला जा सकता है अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों के द्वारा। जब व्यक्ति के अच्छे विचार होंगे, अच्छी भावनाएं होंगी, उसी के आधार पर उनका विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान और निश्चितता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो बताएं बहुत पास कब होते हैं? तब आप लोग होते हैं जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, तभी हम निकट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि प्रश्न संख्या 23 से 27 तक तालिका एक परीक्षण में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों से प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। अभी अपना डीआई आ चुकी है। डीआई से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आप डीआई देख सकते हैं किस तरह की डीआई पूछी गई, और इससे संबंधित आप लोग अब प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि एक तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था डीआई से, क्या पूछा गया था? पहला पूछा गया था कि अंग्रेजी में सभी सात छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने होंगे? तो इसमें क्या करना था? तो क्या पूछा गया है? औसत अंक पूछे, तो आप इसे आसानी से कर सकते थे। इसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप क्लास को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे डीआई का लेवल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, जो कि बहुत ही ईजी डीआई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसी तरह से आप जो 24 नंबर की देख रहे हैं, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो इस तरह से जो एहान ने सभी विषयों में जो जो अंक प्राप्त किए, उन सभी अंकों को लिखने के बाद में, उसे सॉल्व करने के बाद में उसका आंसर आपका 442 आपका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी आपका डीआई से होगा। तो इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कि किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम प्रतिशत पूछा गया। तो आप डीआई में देख लेंगे किसमें न्यूनतम और किसमें अधिकतम रहा था कुल प्रतिशत, उसके आधार पर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या पूछा गया? अगला पूछा गया ब्रिजेश का कुल प्रतिशत कितना होगा। तो ब्रिजेश का कुल प्रतिशत उसमें देख लेंगे, उसे फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा आपका 78% लगभग आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखते हैं, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो आप देख लेंगे डीआई से, तो उसके उपरांत आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो अब आपका 2 आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुनः डीआई का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 2 डीआई आपके लिए मिलेंगे, 2 या 3। तो फिर आप डीआई देखिए किस तरह की डीआई पूछी गई थी। आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर दिखाने का पर्पस ये है कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि कैसा पेपर पूछा जाता है और हम किस तरह से इसे क्या बोलते हैं सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आप अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया, 2016 से 2021 तक एक ही उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी। तो आप इसमें देख लेंगे 2016 में कितनी वृद्धि थी, 2000 में कितनी थी, किसमें पूछा गया, ए में पूछा गया है। तो ए का आप 2016 में आप लोग देख लेंगे, ए का देख लेंगे कितने % वृद्धि हुई है।
तो इसी तरह से आप लोग 21 में आप लोग देख लेंगे 21 में कितनी हुई है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसी तरह से आप इसे देख लेंगे। इसी तरह से ये आपका DI का, और इसी तरह से आपका ये है DI का क्वेश्चन आप यदि आसानी से आप कर जाएंगे यदि आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है इसमें जो उसका सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा ज़रा टिपिकल हो जाता है, लेंथी हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। तो इस तरह से ये आपका पूछा गया है, ये आप देख रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए आप लोग, ये पूछा गया कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य में 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए आप 100 की लिखेंगे, ठीक, 100 को मानेंगे और उसमें 20 जोड़ लेंगे, क्योंकि 20% की क्या हुआ ही है, अंकित ऊपर अंकित किया गया, ठीक है। तो इसमें आप 20 जोड़ देंगे तब आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल कितना है, 160 है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे आपका कितना आ जाएगा, फिर आपका 40 आ जाएगा। इस तरह से आंसर इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसी तरह से आप इसे कर सकते हैं। ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया कि यदि 5200 कृतियों का प्रकाशन किया गया और उनकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सकें। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो 5% आप निकाल लेंगे, तो 5% आपका कितना बनेगा, ये 1,61,000 आपका बनेगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो 5200 जो प्रति उनसे आप डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद में आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 387.02 निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये आप देख रहे हैं कितना इजी पूछा गया है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो आप किस तरह से आप कर लेंगे, आप देख रहे होंगे। तो आपका ये DI में दे रखा है, उससे आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसी तरह से आप ये भी DI का आपका क्वेश्चन आप देखिए, इसे पास करके कितना कैसा पूछा गया है, ये देखिए आप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। थोड़ा जो 2022 का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें जो DI के क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए बच्चों ने DI के प्रश्नों को स्किप भी किया था। तो देखते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देख रहे होंगे आप ये। तो चलिए अपना ये अगला प्रश्न है जो कि GK से क्वेश्चन है अपना ये। इसमें पूछा गया कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, तो आपको पता होगा अहिंसा है। क्या होगा, अहिंसा। और जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे, क्या थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिय, परिग्रह और ब्रह्मचार्य। इस तरह से 5 सिद्धांत थे जैन धर्म में। कितने थे, 5 सिद्धांत थे। अब आपसे हो सकता है पूछ ले कि जैन धर्म में कितने सिद्धांत थे, तो आप कहेंगे 5 सिद्धांत थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया। तो यह कौन सा दरबार था, तो यह दरबार था चंद्रगुप्त सेकंड का दरबार था, जिसमें 9 रत्नों की उपाधि मिली थी। चलिए बढ़ते हैं। और इसमें 9 लोग थे कौन कौन, ये भी आप देख लें, हो सकता है इनसे आपसे पूछ ले। तो इसमें कौन कौन से 9 लोग थे, धनतुरी थे, शपलक थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, घट खपर थे, कालिदास थे, बेताल भट्ट थे, बरूची थे और बहामियार थे, जो कि उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से अपनी यह श्रृंखला कंप्लीट हुई। जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो आपके लिए जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। जिससे आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।